भाइयों, क्या तुमने कभी ऐसी महिला की मम्मी देखी है जो 1000 साल बाद भी जरा भी नहीं सड़ी हो? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से ऐसा नजारा दिखाने वाला हूं। वाह, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी सामने लेटी हो। इतनी खूबसूरत कि इसकी सुंदरता पर यकीन करना मुश्किल है। यकीन मानो, ये नजारा इतना हैरान कर देने वाला है कि पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी त्वचा अभी भी इतनी मुलायम और लचीली दिखाई दे रही है कि यकीन ही नहीं होता कि इसे 1000 साल हो चुके हैं। इतने में मेरी लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कोई इसकी लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। मैं झुंझलाकर बड़बड़ाया, आखिर किस बदमाश ने पुलिस को खबर कर दी? अचानक मैंने देखा कि महिला मम्मी की उंगलियां हिलने लगी। मैं घबरा कर चिल्लाया, अरे अरे, ये हिल रही है, ये तो जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। ये देखते ही मेरे साथ मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। उनमें से एक ने घबरा कर कहा, बॉस, मैं ये काम नहीं करूंगा, पुलिस भी आ गई है, अब मैं लोगों को बेवकूफ बनाने का हिस्सा नहीं बन सकता। तभी आसपास मौजूद लोगों को सच्चाई समझ में आ गई। सब हैरानी से बोले, क्या तो ये सब धोखा था? मतलब उसी समय एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आया और बोला, साथी, हमें शिकायत मिली है कि तुम्हें फेंगशुई के हिसाब से कब्र का सही स्थान ढूंढना आता है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो कोई इनाम भी मिलेगा? मेरी बात सुनते ही एक पुलिसकर्मी तिरस्कार से बोला, मुझे तो तुम सिर्फ लोगों को किराए पर लेकर नाटक करवाने वाले ठग लगते हो, और ऊपर से हमसे इनाम की शर्त रख रहे हो। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम लोग मेरे पास आए हो दक्षिण शहर में बन रहे एयरपोर्ट की वजह से, है ना? मेरी बात सुनते ही सामने खड़े अधिकारी चौंक पड़े। तुम्हें यह कैसे पता चला? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, दक्षिण शहर के एयरपोर्ट का निर्माण आधा ही हुआ था कि जमीन के नीचे एक प्राचीन मकबरे के होने के संकेत मिले, लेकिन पूरी जगह खंगालने के बाद भी उसका असली प्रवेश द्वार नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, अब तक बिना किसी वजह के निर्माण दल के दर्जन से ज्यादा मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। हमने इस पूरे मामले को बेहद गोपनीय रखा है। फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैंने इसका हिसाब लगा लिया था। मेरी बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या सच में? क्या आपको वाकई ये विद्या आती है? अधिकारी ने सम्मान से कहा, श्रीमान लिन, हमने देश के लगभग हर बड़े पुरातत्व विशेषज्ञ से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उस मकबरे की सटीक जगह नहीं बता सका। सबका कहना था कि यह काम सिर्फ मो जिन शाओवेई की प्राचीन फेन जिन डिंग शुए कला से ही हो सकता है। फिर जब हम इंटरनेट पर जानकारी खोज रहे थे, तभी हमें आपका लाइव स्ट्रीम दिखाई दिया। आपने वहां मो जिन शाओवेई की इस प्राचीन विद्या के बारे में विस्तार से बताया था, इसलिए हम खास तौर पर आपसे मदद मांगने यहां आए हैं। लेकिन अंकल, पहले से एडवांस तो नहीं देना पड़ेगा? किसे ठग कह रहे हो? आज तुम्हें अपनी असली काबिलियत दिखाकर ही मानूंगा। मैंने आंखें बंद की और प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। सुनहरी ड्रैगन की चाल को देखकर पर्वतों का रहस्य समझो। हर एक घुमाव अपने भीतर एक नया खतरा छिपाए हैं। द्वार तक पहुंचने के लिए 8 कठिन बाधाएं पार करनी होंगी, और उनका रास्ता केवल यिन यांग और 8 त्रिग्रामों बागुआ के सिद्धांतों से ही खुलता है। मेरे मंत्र पूरा करते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। तुम्हें सच में फेन जिन डिंग शुए की विद्या आती है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ आती ही नहीं, इस विद्या का सबसे बड़ा विशेषज्ञ भी मैं ही हूं। इतने में एक आदमी आगे बढ़ा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मैं पुरातत्व में मास्टर डिग्री कर चुका हूं। ये लिन मो बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए तमाशा कर रहा है। मैंने तो ये बात शुरू से ही साफ साफ देख ली थी। तुम लोगों ने जिस तथाकथित गुरु को बुलाया था, उसने झील देखते ही ये मान लिया कि कब्र का स्थान मिल गया है। लेकिन असल में वो सब मकबरे के मालिक द्वारा रचा गया एक भ्रम था। यही वजह है कि तुम लोग इतने दिनों तक प्रवेश का रास्ता नहीं खोज पाए। जहां तक इस पर्वत की ड्रैगन नस लॉन्गवेन का सवाल है, केवल इस घुमावदार पर्वत श्रृंखला में ही 25 शाखाएं हैं। इतनी शक्तिशाली ड्रैगन नस होने के बावजूद वो अपनी ड्रैगन आई के लिए गंदे और मटमैले झील के पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करेगी। इसलिए पहली नजर में ही समझ आ गया कि वो झील असली संकेत नहीं, बल्कि लोगों को गुमराह करने का जाल थी। सिर्फ एक नक्शा देखकर इतनी सारी बातें समझ लेना? मानना पड़ेगा, आपके पास सचमुच असाधारण ज्ञान है मिस्टर लिन। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही निकला। मैं आपको हमारे नानचेंगी पुलिस विभाग चलकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मार्गदर्शन जैसी बड़ी बात नहीं है। देश का काम हो तो हर नागरिक का फर्ज बनता है कि आगे आए। 2 घंटे बीत चुके थे। माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। किसी ने हैरानी से कहा कि आखिर वो कौन है जिसकी इतनी बड़ी हैसियत है कि गुरुजी जैसे सम्मानित व्यक्ति को भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
इस पर गुरुजी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि वे यूं ही किसी का इंतजार नहीं कर रहे। असलियत ये थी कि उनकी पूरी टीम न केवल खुदाई शुरू करने में असमर्थ थी, बल्कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि राजा ची की कब्र आखिर है कहां। गुरुजी की बात सुनकर सब और भी हैरान रह गए। उनके मन में एक ही सवाल था, जब देश के इतने प्रतिष्ठित पुरातत्व विशेषज्ञ और अकादमिशियन भी इस रहस्य का समाधान नहीं ढूंढ पाए, तो आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उनकी मदद कर सके। उधर अधिकारी ने पूरी टीम को गंभीर स्वर में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीम के सभी सदस्य विभाग के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं। इस बार ची राजा की कब्र में प्रवेश करना है, जहां हालात कैसे होंगे कोई नहीं जानता। हो सकता है सब कुछ शांतिपूर्वक बीत जाए, लेकिन यह भी संभव है कि हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा हो। किसी के पास इसकी गारंटी नहीं है। दत्तेरे की इस लड़के की इतनी हिम्मत कि गुरुजी खुद इसका स्वागत करने आए। अगर थोड़ी देर में इसे केई राजा की कब्र का प्रवेश द्वार नहीं मिला तो देखना मैं इसकी कैसी खबर लेता हूं। मेरा नाम बहुत लोगों ने सुन रखा था। प्रोफेसर ने मेरी तारीफ की और फिर अपनी पुरातात्विक टीम से मेरा परिचय कराया। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाकर सामने खड़ी उस बेतरतीब पुरातात्विक टीम को देखा। सच कहूं तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। ये मानो मौत के मुंह में जाने वाली टीम थी। आखिर कब्र लूटना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अंदर मौजूद जियांगशी और तरह तरह के दुर्लभ और रहस्यमयी जीव किसी भी आम इंसान की जान आसानी से ले सकते थे। 7 पूरी तरह हथियारबंद स्पेशल फोर्स के जवान साथ हों, तब भी ये बर्फ की पतली परत पर चलने जैसा ही था। मुझे समझ आ गया कि मुझे पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि 50,000 लोग लाइव से जुड़ चुके थे। मैंने कहा, दोस्तों, मैं दक्षिणी शहर पहुंच चुका हूं और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के साथ सहयोग कर चुका हूं। अब मैं आप सबको फेंग शुई की प्राचीन तकनीकों के साथ साथ की राजा की कब्र के अंदर का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। मेरी बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम जैसे फट पड़ा। हैरानी से भरे कमेंट्स पूरी स्क्रीन पर छा गए। दर्शक बेहद उत्साहित थे, लेकिन पास खड़ा हुआंग तियानबा ये सुनते ही कि मैं लाइव में फेंग शुई की विद्या दिखाने वाला हूं, तुरंत मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं अपना लुओपान यानी फेंग शुई कंपास लेकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। कंपास की सुई लगातार घूम रही थी। सामने चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक पहाड़ ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कोई हरा अजगर लेटा हुआ हो। मैं धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रहा था। कंपास की सुई 3 दिशाओं के बीच लगातार घूमती रही और यह देखकर मेरे चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी सांस रोककर यह सब देख रहे थे। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक अदृश्य बागुआ मानचित्र मेरे केंद्र से फैलता हुआ पल भर में पूरे दक्षिणी शहर के उत्तर की पर्वत श्रृंखलाओं को अपने भीतर समेट चुका था। छियान दिशा उत्तर पश्चिम थी और मेरे मन में तुरंत उससे मेल खाती एक पर्वत श्रृंखला उभर आई। उस पर्वत श्रृंखला में घना जंगल था और उसकी बनावट बिल्कुल हरे अजगर जैसी थी। कुन दिशा दक्षिण पश्चिम थी और उससे मेल खाती दूसरी पर्वत श्रृंखला भी मेरे मन में उभर आई। बस फर्क इतना था कि उसकी आकृति पीठ मोड़े हुए लेटे बाघ जैसी थी। दुई दिशा ठीक पश्चिम में थी, बाईं ओर हरा अजगर और दाईं ओर सफेद बाघ। लेकिन पता नहीं प्राकृतिक परिवर्तनों की वजह से या किसी और कारण से पश्चिम में स्थित अजगर पर्वत श्रृंखला किंगलोंग रिज लेटे बाघ वाले पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार खींच रही थी। तभी प्रोफेसर सू ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, लिन मो भाई, क्या आपको की राजा की कब्र का प्रवेश द्वार मिल गया? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, ठीक पश्चिम दिशा में। यह सुनते ही कोई उत्साह से बोल उठा, कमाल हो गया। पिछले कई महीनों में मैंने इससे अच्छी खबर नहीं सुनी, लेकिन हर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। किसी ने संदेह जताया, कौन जाने इसे सच में मिला है या नहीं, कहीं ये बस हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। मैं पुरातात्विक टीम और पूरी तरह हथियारबंद स्पेशल फोर्स के जवानों को साथ लेकर किंगलोंग पर्वत पर की राजा की कब्र का प्रवेश द्वार खोजने निकल पड़ा। 2 स्पेशल फोर्स के जवान सबसे आगे रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे, जबकि बाकी जवान पुरातात्विक टीम के पीछे रहकर हर पल सतर्क निगरानी बनाए हुए थे। उनके साथ होने से सभी को भरोसा मिल रहा था। सभी चाहते थे कि प्रवेश द्वार जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि देर होने पर हालात संभालना मुश्किल हो सकता था। 2 स्पेशल फोर्स के जवान झाड़ियों को काटते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। जब हम पहाड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंचे तो मैंने अचानक सबको रोक दिया। रुक जाओ। मैंने एक लुओयांग फावड़ा निकाला और उसे सीधा मिट्टी में गाड़ दिया। जब उसे बाहर निकाला तो उस पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। मैंने थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे सूंघा। कई बार ऐसा करने पर सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। प्रोफेसर सू खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, लिन्मो भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं देख रहा हूं कि जगह सही है या नहीं। इसके बाद मैंने दोबारा लुओयांग फावड़े को सीधा मिट्टी में गाड़ा, लेकिन इस बार जब उसे बाहर निकाला
तो उस पर गहरे रक्त लाल रंग की मिट्टी चिपकी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये क्या हो रहा है? सब लोग जल्दी देखो। ये मिट्टी खून जैसी लाल कैसे हो सकती है? ये तो बहुत ही अजीब है। मैंने पूरी जिंदगी पुरातत्व का काम किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। कहीं यहाँ कोई असामान्य घटना तो नहीं हुई थी? नहीं तो ये मिट्टी इतनी डरावनी लाल कैसे हो सकती है? प्रोफेसर की बात सही थी, और तभी सबकी नजर मेरी ओर उठी, मानो मुझसे इस रहस्य का जवाब चाहती हो। मैंने बताया कि इसी पर्वत श्रृंखला के नीचे वही चीवांग का मकबरा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन यही जगह एक रक्त शव मकबरा भी है। रक्त शव मकबरा? जैसे ही सबने सुना कि इस पर्वत के नीचे चीवांग का मकबरा है, वे खुशी भी नहीं मना पाए थे कि इस डरावने नाम ने पूरे माहौल को सन्न कर दिया। सुनने में तो ऐसा लगता था जैसे ये खास तौर पर रक्त शवों को रखने के लिए बनाया गया मकबरा हो। प्रोफेसर सू का चेहरा पल भर में उतर गया और लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी सहम गए। कोई पूछने लगा, भाइयों बताओ तो, रक्त शव ज्यादा खतरनाक होता है या ज़ॉम्बी? दूसरे ने कहा, मुझे तो ज़ॉम्बी लगता है, आखिर वो तो गोली से भी नहीं डरता। मैंने शांत स्वर में समझाया कि मिट्टी में खून जैसा लाल रंग होने का मतलब है कि मकबरे का मालिक जरूर बेहद धनवान रहा होगा। रक्त शव एक बेहद अशुभ और खतरनाक चीज होती है जिसका काम मकबरे की रखवाली करना होता है। जिसे रक्त शव मकबरा कहा जाता है, वो ऐसा मकबरा होता है जिसकी छत पर अम्लीय परत या सिनाबर यानी लाल पारे की परत बनाई जाती है। मेरी बात सुनने के बाद पास खड़े प्रोफेसर सू ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि रक्त शव जैसी बातें शायद मैंने किसी पुरानी किताब की लोक कथाओं में पढ़ी होंगी, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने पूछा, लिन मो भाई, अगर नीचे ही चीवांग का मकबरा है तो हमें अंदर कहां से जाना चाहिए? मैंने कहा कि अब जब हमने ये अभियान शुरू कर ही दिया है तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। नीचे मौजूद शव शायद पहले ही शव परिवर्तन से गुजर चुके हैं। तुरंत सवाल उठा, क्या सचमुच इस दुनिया में ज़ॉम्बी होते हैं? मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी पुरातत्व में बिताई है, लेकिन कभी किसी शव को बदलते नहीं देखा। फिर सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। सब लोग डरिए मत। उन्हें खुद का हौसला बढ़ाते देखकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। मैं तो बस सबको सतर्क रहने की याद दिलाना चाहता था, लेकिन उल्टा मेरी बात ने उनमें और जोश भर दिया। इसके बाद पूरा पुरातत्व दल फिर से तैयारी करके आगे बढ़ चला। मेरे पीछे चल रही सू छिंग्युए ने हैरानी से पूछा, लिन मो, तुम जिस रक्त शव की बात कर रहे थे वो आखिर होता क्या है? मैंने बिना पीछे मुड़े बस इतना कहा, बस एक छोटा सा जोंगजी है। मैं उन्हें ये चीज समझा ही नहीं सकता था। जिसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा वो किसी भी हालत में यकीन नहीं करेगा। जैसा कि कहा जाता है, आंखों देखा ही सच होता है। 2 घंटे बाद हम आखिरकार कंपास द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। लगता है यही जगह है। काम शुरू करने की तैयारी करो। प्रोफेसर सू ने शांत ढंग से सबको काम बांट दिया। हालांकि सबकी शारीरिक क्षमता औसत थी, काम का बंटवारा ज्यादा व्यवस्थित नहीं था। हालांकि सभी की शारीरिक क्षमता औसत थी, लेकिन उनकी आपसी समझ बेहतरीन थी। इसलिए थोड़ी ही देर में जमीन खोदने का काम तेजी से शुरू हो गया। 7 स्पेशल फोर्स के जवान चारों ओर फैल गए और हथियार तानकर पहरा देने लगे, जिससे पुरातत्व दल के लिए लगभग 50 वर्ग मीटर का पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र तैयार हो गया। मैंने एक लुओयांग फावड़ा उठाया और सभी को चेतावनी दी कि खुदाई हमेशा ठीक पश्चिम दिशा में करनी है। सुरंग को तिरछा खोदना है, बिल्कुल भी सीधा नीचे नहीं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हुआंग तियानबा तिरस्कार भरे स्वर में बोला कि उन्हें यह सब बताने की जरूरत नहीं है। आखिर वे पेशेवर पुरातत्वविद हैं और दिशा मिल जाने के बाद मुझे उनकी बात माननी चाहिए। तभी सू प्रोफेसर ने उसे डांटते हुए याद दिलाया कि वे पहले ही तय कर चुके हैं। इस अभियान का नेतृत्व लिन मो करेगा, इसलिए उसकी बात माननी होगी। डांट पड़ते ही हुआंग तियानबा का सारा घमंड उतर गया। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई प्रोफेसर। उसके अहंकार पर मुझे बस हल्की सी मुस्कान आई। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि कब्र के अंदर पहुंचने के बाद उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। ज्यादा समय नहीं बीता कि चिन राजा की कब्र का प्रवेश द्वार मिल गया। लेकिन एक अजीब बात सामने आई। ये कोई असली प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि एक चोर सुरंग थी। यानी हमसे पहले भी कोई कब्र लुटेरा यहां पहुंच चुका था। मैंने नीचे झांक कर देखा। उस सुरंग और कब्र के फर्श के बीच अभी भी लगभग 6 मीटर की दूरी थी, और भीतर से आंखों से दिखाई देने वाले धूल के महीन कण लगातार बाहर निकल रहे थे। सू प्रोफेसर खुशी से भर उठे और बोले, लिन मो, सचमुच कमाल है, तुमने इतनी जल्दी रास्ता खोज निकाला। मैंने सभी को निर्देश दिया, रस्सियां तैयार रखो। इस सुरंग से कब्र तक अभी लगभग 6 मीटर नीचे उतरना होगा। पहले थोड़ी देर हवा का आदान प्रदान होने दो, फिर हम अंदर जाएंगे। सब लोग अपना अपना सामान तैयार कर लो। आखिरकार अब हम चिन राजा की कब्र में प्रवेश करने वाले हैं।